चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। हाँ जी, टू साइडेड एरर के बारे में था ये। और टू साइडेड एरर में ही एरर ऑफ प्रिंसिपल भी आता है। ठीक है, अब इसको हम आज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा, इसी में टू साइडेड भी क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। क्या रेक्टिफाई करना है? तो एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। लिखा हुआ 15,000 रुपीज पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ये एक ट्रांजैक्शन है यहाँ तक बेटा। आपका यहाँ तक जो है ना, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। कह रहे जी 15,000 रुपये की मजदूरी हमने दी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। कब दी आपने? तुम चबा लो, चिंगम चबा लो, बोल बाद में देना। कब कब दी हमने ये? कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपको पता है, जब भी किसी एसेट्स को एक्वायर करना है, मतलब खरीदना है, बनाना है, या उसे लाने में, उसे इंस्टॉल करने में, ठीक है जी, या उसे चलाने की कंडीशन में लाने के लिए, किसी भी तरीके का खर्च हो, 1 रुपए से लेके या बड़ा अमाउंट तक हो, वो सब के सब हम एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये देखिए, 15,000 रुपये हमने मजदूर को लिए पे किया और वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था बिल्डिंग का। तो हमें बिल्डिंग के नाम से इसे लिखना चाहिए था। इसकी सही जर्नल एंट्री, करेक्ट एंट्री की अगर मैं बात करूं तो ये एंट्री होती है बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये इसकी करेक्ट एंट्री है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। सर क्वेश्चन कहता है डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। क्या कह रहा है बेटा? डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। तो यहां पे देखिए, आपके हिसाब से ये एंट्री होनी क्या चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, और इसने क्या किया बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट किया। क्रेडिट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, उसने बोला डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कि सैलरी अकाउंट को डेबिट किया। तो बेटा क्रेडिट वाला ना बिल्कुल सही हुआ होगा, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा वो। हमें यही मान के चलना है। तो क्रेडिट में क्या था? कैश। तो ये कैश था ही। तो उसने सैलरी टू कैश लिख दिया, एक्चुअल में लिखना क्या था? बिल्डिंग टू कैश। अब ये देखो, बिल्डिंग हमारे लिए एसेट से बच्चे, और सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसिव। मतलब उस अकाउंटेंट को ये बात समझ में नहीं आई कि एसेट्स के नाम से लिखा जाएगा, उसने एक्सपेंस के नाम से लिख दिया। एक्सपेंस का अकाउंट ओपन कर दिया। किसका अकाउंट ओपन करना था? एक्सपेंस का करना था। तो भी ठीक है तेरी, एसेट्स के नाम से लिखना चाहिए था, उसने किस नाम से लिख दिया? एक्सपेंस के नाम से। तो बेटा एसेट्स की जगह एक्सपेंस, एक्सपेंस की जगह एसेट्स करने को ही हम लोग कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और ये टू साइडेड एरर है, इसमें दो अकाउंट में इफेक्ट आएगा। एक आपके सैलरी पे इफेक्ट आ रहा है, दूसरा आपके बिल्डिंग अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि पहले हम लोग इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, तो उससे पहले हमें करना होता है करेक्ट एंट्री। उसके बाद हम करते हैं रॉन्ग एंट्री। आप करेक्ट या इनकरेक्ट भी लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है जी। तो करेक्ट एंट्री, फिर उसके बाद हम इनकरेक्ट एंट्री लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो चलो इसको फटाफट करेक्ट एंट्री बनाओ बेटा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने आपके सामने करेक्ट, रॉन्ग, या आप इसे इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने एंट्री करी जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और रॉन्ग में हमने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पर एक रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि सर डेबिट को डेबिट से मैच कीजिए। तो सर जब मैंने डेबिट वाली लाइन को डेबिट से मैच करा तो मुझे गड़बड़ दिख रहा है सर। क्या गलत दिख रहा है सर? गलत दिख रहा है कि सैलरी डेबिट में है, जबकि ये तो आना ही नहीं चाहिए था। सैलरी तो होना ही नहीं चाहिए था डेबिट में। डेबिट में क्या होना चाहिए था बेटा? बिल्डिंग होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या लिख रखा है? सैलरी लिख रखी। तो अब हमें काटना पड़ेगा ना। उसे काटने के लिए अगर डेबिट में से किसी चीज को हटाना हो तो क्या करेंगे सर? तब बच्चे हम लोग करते हैं क्रेडिट और सैलरी लिख देते हैं हम, ठीक है जी। सैलरी अकाउंट,
सैलरीज अकाउंट कितना साहब? पूरे 15,000 रुपये हटाने हैं सैलरी के, हाँ या ना? पूरे सैलरी के 15,000 हटा दिए जी। सर हम इसे यहाँ से हटाना क्यों चाहते, क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए था? अगर मैं यहाँ बिल्डिंग लिख दूँ तो ये वाली लाइन एंट्री ये वाली सेम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मुझे बिल्डिंग लिखनी पड़ेगी, तो बिल्डिंग को मुझे करना पड़ेगा सर डेबिट। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, और ये वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी 15,000 रुपये की। बताइए, ये समझ में आया? नरेशन वैसे मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका था, मैं दोबारा से सिखा देता हूँ नरेशन के लिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाएंगे, जो लाइनें लिखी हुई है वहाँ पे उसी से स्टार्ट करना चाहिए तो बेहतर है। कि हमने पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन, या शॉर्ट में लिखना चाहिए पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग wrongly debited to wages account अच्छा वेजेस नहीं सैलरी किया था ना, टू सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। बताइए जी, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ जाएं सर। आइए सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर 20,000 स्पेंट ऑन परचेजेस ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कह रहे बिल्डिंग में मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे सीमेंट है, बदरपुर है, रोडी है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कह रहे वो ख़रीदा है, उसके लिए 20,000 रुपये खर्च किए। अब ये बिल्डिंग के लिए ख़रीदा था मटेरियल, लेकिन इसको किस नाम से लिख दिया उन्होंने? परचेजेस के नाम से। बेटा इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, बट बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अरे खरीदने की एंट्री, गुड्स को खरीद रहे हैं लेकिन बिल्डिंग के लिए खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग का नाम आएगा ना। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, और गलत क्या लिखा इन्होंने? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिख दिया। करिए तो जरा पहले आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। करेक्ट एंट्री लिखिए सर पहले। आइए जी, ये रहा सर आपके सामने करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री है सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री कौन सी है बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बताइए बच्चे, अब इतना तो समझदार आप लोग हो ही गए कि जर्नल एंट्री बता सकते हैं। बताइए हमें किसको किससे मैच करना चाहिए? तो बेटा डेबिट को जब डेबिट से मैच किया तो क्या ये रॉन्ग में परचेज यहाँ पे होना चाहिए था? तो इसे हटाना है। तो हटाने के लिए मैं क्या करूँ? तो क्रेडिट में आके लिख दूंगा टू परचेजेस। सही बात है सर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी टू परचेजेस अकाउंट, और ये वैल्यू हमने कितनी लिख दी बेटा? 20,000। अब ये मैंने हटा दिया, इसकी जगह पे अपने को क्या चाहिए था? बिल्डिंग। तो चाहिए तो अलग से लिखना पड़ेगा ना बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 20,000। नरेशन आप खुद से लिख लेंगे। चलिए जी, नरेशन आप लिख लीजिएगा। अब आइए जी अगले क्वेश्चन पे। 5,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। कह रहे जी हमने बिल्डिंग खरीदी थी ना, उसके एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन मतलब है जैसे एक फ्लोर और डाल दिया, 3 फ्लोर का था, एक फ्लोर और उस पर डाल दिया, तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन। तो इससे मेरा एसेट्स ही तो बन के तैयार हो रहा है ना। तो बताइए बेटा, हमने बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे खर्च किए हैं 50,000 रुपये,
लेकिन हमने नाम लिख दिया बिल्डिंग रिपेयर, क्या ये चलेगा? क्या होना चाहिए था? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने क्या कर दिया, बिल्डिंग रिपेयर। इन्होंने रिपेयर के नाम से लिखा एक तरीके से, और लिखना क्या था, बिल्डिंग के नाम से। सही एंट्री बोलो क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या है बेटा, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कर सकते हैं इसे? चलिए करिए तो जरा, करेक्ट और रॉन्ग। हाँ जी, कर लिया। तो ये थी हमारी करेक्ट एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री है बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बेटा क्रेडिट क्रेडिट जब मैच कर रहे हैं ये तो बिल्कुल सेम है, क्या गड़बड़ दिख रहा है? डेबिट में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग रिपेयर है, तो बेटा ऐसा नहीं कि हम रिपेयर यहाँ से ऐसे करके काट दें, ये नहीं कर सकते। इसे पूरा हटाना है यहाँ से। इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसे लिखना पड़ेगा क्रेडिट में बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, और ये वैल्यू कितनी बेटा, 50,000। इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए बच्चे, बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आई बात? अच्छा जी, क्या क्रेडिट में कोई चेंजेस है, दोनों सेम है? तो क्रेडिट तो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं, नरेशन आप लिख ही लेंगे, लिख लेंगे। आइए साहब, नेक्स्ट आ जाइए बेटा। 25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग। नई बिल्डिंग के लिए आपने वाइट वॉश करवाया नई बिल्डिंग को, और उस पर 25,000 रुपये खर्च किए। चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, इसको भी बिल्डिंग रिपेयर करके लिख दिया, जबकि लिखना क्या चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और लिखा क्या आपने, बिल्डिंग रिपेयर, है ना? तो करेक्ट और रॉन्ग करो तो फटा, आप अपने हिसाब से करो तो फटाफट करो जल्दी। आइए जी, तो ये हमारी करेक्ट एंट्री है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हुक कर दिया इन्होंने, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो मेरे हिसाब से तो सेम ही हो रहा है यहाँ पे। इसको क्या करना है, बस इसे हटाना है यहाँ से, और इसे हटाने के लिए मुझे क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा बेटा। यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, और इसकी वैल्यू है 25,000, और डेबिट में मुझे लिखना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग में आना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25,000 की। बताइए जी, समझ में आया फोर्थ? चलिए जी फिफ्थ पे आ जाइए। लिखा हुआ 10,000, सॉरी 1,000 ना, 1,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस, कि भैया इंस्टॉलेशन चार्जेस के 1,000 रुपये आपने पे किए, और इंस्टॉल मतलब नया मशीन लगवाते हैं तभी इंस्टॉलेशन चार्जेस जाता है। तो फॉर न्यूली परचेज्ड, नया ख़रीदा मैंने, सेकंड हैंड ख़रीदा मतलब किसी और से ख़रीदा है, लेकिन मेरे लिए तो नया ही है ना? उस पर मैंने खर्च किए कितने, 1,000 रुपये। तो मशीन के नाम से लिखूं या इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से? तो अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, कार्टेज के नाम से लिखा। तो क्या इसकी करेक्ट एंट्री बताएंगे, और रॉन्ग एंट्री? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, करके दिखाओ ज़रा फटाफट। कर लिया बेटा? डेबिट में क्या आया बताओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश, और रॉन्ग में है कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसे रेक्टिफाई करें बेटा, कैसे रेक्टिफाई करेंगे इस बेटा? इसे हटा दूं पहले ना, तो इसे हटाने के लिए क्या करना होगा बच्चे बोलो, टू कार्टेज, टू कार्टेज अकाउंट, और इसकी जगह पे मेरे को चाहिए मशीनरी, तो डेबिट में आ जाएगा सर मशीनरी।
तो क्रेडिट वाला तो हमारा बिल्कुल सही है ना, क्रेडिट वाला हमारा बिल्कुल सही है सर। देखो ये क्वेश्चन एक जगह है, सब एक जैसा ही लग रहा है, एग्जाम में आता है तो दिमाग घूम जाता है, बच्चों को लग ही नहीं रहा होता क्या करूं। उसे ये लाइन ही समझ में नहीं आती है जब वहां पे आता है पोस्टेड, क्या बोल दिया इसने, पेड यहाँ बोल रहा था वहां पोस्टेड क्यों बोल दिया, ऐसे फजूल फजूल की बातें सोचते हो। अभी आप एक साथ करते जा रहे हो, आपको लग रहा है भाई ये तो मजा आ रहा है। अभी आगे जाके मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से एक इधर से होगा, तो वहां पे आप, अभी क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या, सीखते वक्त ना हम यहाँ ध्यान नहीं देते क्या लिखा हुआ था, बस सर बोल दिया पढ़ दिया हाँ हो गया। अच्छा ऐसे ही हो रहा था, हर क्वेश्चन वैसे ही हो रहा होगा। तो प्लीज जब भी रहा करे एक एक लाइन को अपने दिमाग से दौड़ाया करो, मीनिंग जब तक क्लियर नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ा करो। आइए 6 पॉइंट, 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस, कि जी हमने रिपेयर करवाया 10,000 ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। अच्छा रिपेयर करवाया है, लेकिन ये हमने कौन से करवाई मशीन को, सेकेंड हैंड मशीनरी को। न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी हमारे लिए नया है, तो हमने एक मशीन खरीदी सेकेंड हैंड किसी से और उससे मैंने रिपेयर करवाया, तो मेरे हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लेकिन इन्होंने लिखा डेबिट में, डेबिटेड टू क्या लिख दिया, जनरल एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो करेक्ट और रॉन्ग एंट्री करके दिखाइए, कीजिए जरा। तो करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पे चलते हैं। ये रहा सर, इसकी एंट्री क्या है सर, हमारे पास है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री है, जबकि अकाउंटेंट ने गलती से क्या करा, जनरल एक्सपेंस टू कैश लिख दिया। अब इसे रेक्टिफाई करना है, तो सर जनरल एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट कर देंगे, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, और डेबिट में लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ये एंट्री होगी जी। 6 पॉइंट हो गया जी। नेक्स्ट आ जाइए सर 7th पे, 5,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस, हमने रिपेयर करवाया एन एग्जिस्टिंग मशीन, ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्जिस्टिंग यानी पहले से है सर, और अगर पहले से कोई मशीन है उसके बाद आप रिपेयर कर रहे हैं तो यूज़ करने के बाद के खर्चे उसके खर्चे से लिखना था, एसेट्स के नाम से नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे एंट्री रिपेयरिंग के नाम से होना चाहिए था, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या लिख दिया, मशीनरी अकाउंट। समझ गए मेरी बात को, तो आइए जी इसकी करेक्ट एंट्री देखिए। इसकी करेक्ट एंट्री है रिपेयरिंग चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस भी लगा लीजिए आप, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट, रिपेयरिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, और रॉन्ग एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब इसे अपने को रेक्टिफाई करना है बेटा, तो मेरे हिसाब से ये मशीन यहाँ से हटनी है, डेबिट में से मशीन जब हटाओगे आप तो मशीन को आप करोगे सर क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और ये मशीनरी क्रेडिट में आ गया, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए था, रिपेयरिंग चार्जेस। तो यहाँ लिखा जी रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, और ये वैल्यू है आपकी 5,000 रुपये। आइए सर 7th हो गया जी। लिख लिया सब लोगों ने, नेक्स्ट 10,000 पेड बाई चेक, कि 10,000 रुपये हमने चेक से पेमेंट किया है, प्रिंटर वॉज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस। अब इसका मतलब आप मुझे समझाओ पहले तो, देखिए इतना क्वेश्चन करने बाद ये लाइन समझा पा रहे हो कि नहीं जी। हाँ सर समझाइए, मीनिंग समझाइए। हम्म
अच्छा, चार्ट्स 2 का मतलब यही है। हम्म। आप बताओ। बोलो। हम्म। ओके, तो कहीं डेबिट वेबिट लिखा हुआ नहीं है बेटा, तो फिर क्यों आप डेबिट ही समझ। हाँ, चार्ज टू का मतलब है इस अकाउंट में लिख दिया गया। ठीक है। तो करेक्ट एंट्री इसकी पहले करेंगे, प्रिंटर लिख सकते हैं आप, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक है जी, तो ये आइए इधर देखिए, इधर देखो बेटा, प्रिंटर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इक्विपमेंट भी लिख के काम चला सकते हो, ऑफिस नहीं लिखना तो इक्विपमेंट भी लिख सकते हो अकाउंट डेबिट। तो प्रिंटर या इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, चेक से पेमेंट किया, आपने ध्यान रखना। रॉन्ग में क्या है, उसने बोला चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। बैठ जाओ बेटा। ऑफिस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी एंट्री क्या बनी, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब इसे रेक्टिफाई कर लेते हैं साहब, आइए। तो मेरे हिसाब से ये डेबिट वाला ही गलत दिख रहा है, जब डेबिट को डेबिट से हम मैच कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस हटाना पड़ेगा, हटाना होगा तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ऑफिस एक्सपेंस को। ऑफिस एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट कर देंगे सर। और इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए या ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए। ये जर्नल एंट्री होगी। बताइए सब समझ में आया? आओ जी, अब एक और क्वेश्चन और बनाएंगे हम। ये टोटल हो गया 7 पॉइंट हमारे, इसमें समझ में भी आ गया क्वेश्चन नंबर 7। आइए जी, ये क्वेश्चन है एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमेशन। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमेशन मतलब कंप्लीट ओमेशन क्या होता है, ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको मैंने बताया था जैसे कि कंप्लीट ओमेशन की एंट्री है ये, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे कंप्लीट ओमेशन होता है। पोस्टिंग में भी हो सकता है कि दोनों अकाउंट पोस्ट नहीं किए, तो ऐसे ट्रायल बैलेंस में भी हो सकता है। चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे, गिव द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। ओमेशन हर जगह होता है बेटा, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब है कि उसके दोनों अकाउंट जो भी उसमें थे इन्वॉल्व, वो नहीं लिखे गए। गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन। गुड्स, गुड्स रिटर्न बाय मोहन ऑफ रुपीज 1500। इसे उठाना उठाना बेटा। हाँ हाँ, बताओ ज़रा इसकी जर्नल एंट्री। गुड्स रिटर्न बाय मोहन ऑफ रुपीज 1500, जल्दी बोलो। अच्छा, खड़ो ये, बोलिए, आप बताइए। अनस, बता बेटा, फिर से बोलो। आप बोलो। बोलो। हम्म। 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 मैम, तेज बोलो। हम्म। बैठो नालायको, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं समझ गया तुम्हारे हालात को। देखो भाई, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि इस चैप्टर के लिए जर्नल एंट्री ज़रूरी है। अगर आप बेसिक जर्नल एंट्री भूल गए हो तो प्लीज़ जर्नल एंट्री को एक बार रिवाइज करो। वो करे नहीं, मशवरे कौन मानता है यार, है कि नहीं। टीचर की कोई और नहीं मान रहा। भाई जब हम सामान खरीदते हैं तो परचेजेस होता है, और परचेजेस को हमेशा डेबिट किया जाता है जर्नल एंट्री में। इसके अलावा जब हम
परचेज रिटर्न करते हैं, यानी हमने खरीदा था तो हम वापस कर रहे होंगे किसी और को, तो परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होता है। क्या होता है जी? परचेज रिटर्न जब हम किसी से खरीदते हैं वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो परचेज डेबिट होता है खरीदते वक्त, वापस करते वक्त परचेज रिटर्न हो जाता है जो कि क्रेडिट होता है। फिर जब हम सामान किसी को बेचते हैं तो उसे हम लोग सेल्स कहते हैं, तो सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन जिसको हमने बेचा अगर उसने हमें वापस कर दिया तो वो फिर सेल्स रिटर्न जो होता है बेटा वो हम डेबिट करते। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, और बेटा सेल्स का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड। ये होता है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन ने वापस किया यानी इन वापस आया हमारे तरफ, तो रिटर्न इनवर्ड है ये। आप मीनिंग नहीं समझ पाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। तो यह क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए। किससे वापस आया बेटा? तो मोहन क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट। अब ये क्वेश्चन कहता है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में लिखा ही नहीं है सर। नहीं लिखा तो भाई लिख देंगे, और क्या कर सकते हैं। अगर कोई जर्नल एंट्री नहीं लिखी गई है तो उसे क्या करेंगे? हम लिख देंगे। तो बेटा ओमेशन वाली सिचुएशन में करेक्ट रॉन्ग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रॉन्ग तो कुछ हुआ क्या था? भूल गए थे लिखना। कोई एंट्री थोड़ी ना पास हुई थी, भूल गए थे लिखना। अब क्या करना होगा? लिखना होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। समझ में आ गई बात? चलो जी, ये इतनी बात। बेटा सुनो सुनो, ये भी इस क्वेश्चन से पहले इतना पॉइंट भी लिख लो कि आपको याद रहे। इस पॉइंट को भी कहीं लिख लो। लिख लिया बेटा? जल्दी जल्दी करो, ये पॉइंट भी लिख लो जिससे आपको याद रहे। फिर से कुछ को याद होगा, कुछ लोग भूल गए थे, तो दोबारा लिख लो इसको। अपने देख लीजिए एक बार, यहाँ पे ये लिखा हमने सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। सही है ये। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लिखना भूल गए थे, नाउ रिकॉर्डेड। अब हमने इसे लिख दिया। तो नरेशन आपको अगर देखना है तो देख लीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। अब अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जितना सेम टू सेम जो लाइन है वो भी लिख सकते हैं, उसके बाद आगे लगा दे नाउ रिकॉर्डेड। क्लियर है? चलें आगे बढ़े बेटा। बच्ची आप लाइन ही खींच रही हो अब तक। चलो नेक्स्ट बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल 5000 नॉट रिकॉर्डेड। कह रहे जी गुड्स ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था एज अ फ्री सैंपल। अब मैं पूछूंगा तो बहुतों को एंट्री याद नहीं, तुम्हें याद है? बताओ। अरे वाह, कमाल कर दिया यार तूने तो। हैं, तूने तो बाउंसर मारा मेरे को। सही है सही है, बिल्कुल। बेटा इसको हम लिखते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? फ्री सैंपल अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हैं। ठीक है जी, इधर देखो बेटा, पहले फ्री सैंपल अकाउंट भी डेबिट लिखेंगे, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? परचेजेस। बहुत बढ़िया। ये लिखना भूल गए थे तो हमने लिख दिया जी, इसकी करेक्ट एंट्री यही है। तो मुझे अब समझ में आया, इसने एंट्री पहले देख ली थी। समझ में आया? इसने पहले लिख रखी थी इसलिए बता दी, और उतार भी लिया था नालायक ने पहले स्पीड है। चलो, जुगाली कर रहा है जो चिंगम चबा चबा के, उसका कुछ तो फायदा है नहीं। फ्री सैंपल्स या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अगर इसकी दो वैल्यू गिवन होता है इस क्वेश्चन में तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे, ध्यान रखना। किस पे लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे सर। चलिए जी, थर्ड वाला पॉइंट देख लिया जाए। तो कंप्लीट ओमेशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस उसमें डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी होती है। ओके जी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000 नॉट चार्ज। कह रही जी डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर जो था हमने चार्ज नहीं किया। चार्ज नहीं किया इसका मतलब मशीन में से अब तक हमने ये 5,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये माइनस नहीं किए हैं।
तो माइनस नहीं किया भैया, डेप्रिसिएशन का काम क्या है, माइनस ही होना चाहिए था ना। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, चलो जी ये हो गया जी। तो करेक्ट एंट्री कीजिए फटाफट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, नरेशन आप खुद से लिखेंगे बेटा, एक बता दिया मैंने, उसी हिसाब से आपको लिखना है। ओके, गुड्स कॉस्टिंग ₹780, सेलिंग प्राइस 1000, कह रहे सामान तो 780 का है, हम इसे बेच सकते हैं 1000 रुपये में, लेकिन हमने इसे चैरिटी कर दिया भाई और उसको भी नहीं लिखा है। तो जब चैरिटी किसी एसेट्स को आप करते हैं तो बेटा उसकी जर्नल एंट्री होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और वैल्यू कौन सी लिखते हैं बेटा, ज़्यादा वाली कम वाली, नहीं बेटा कॉस्ट लिखते हैं, ना ज़्यादा ना कम, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है वो लिखेंगे, ज़्यादा कम नहीं चेक करते। हम ज़्यादा कम तब चेक करते हैं जब क्लोजिंग स्टॉक जो है ना बेटा वैल्यू किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में कि कौन सा क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा उस वक्त। अभी हमेशा जब भी गुड्स की बात हो तो हमेशा क्या करना है, सेल में सेल प्राइस लेना है, बाकी हमेशा क्या करना है, कॉस्ट प्राइस लेना है। ठीक है बेटा, तो एंट्रीज की चैरिटी टू परचेज और वैल्यू कौन सा आएगा इसका, कॉस्ट प्राइस का आएगा सर। तो ये एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। बताइए बच्चा पार्टी, समझ में आई बात, आगे बढ़ जाएं। एक